डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अपने सैद्धांतिक मूल्यों पर टिके रहना कई बार तात्कालिक फ़ायदों को दूर कर देता है, पर अंततः उसका दूरगामी फ़ायदा होता ही है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई लाभ हानियों का लेखा जोखा मौजूद है। आधुनिक विश्व में अपने मूल्यों पर टिके रहने वाले नेताओं में महात्मा गांधी को हम सबसे ऊपर पाते हैं। अपने सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा तरजीह देने के कारण वह कई बार हारते दिखे, पर आखिरकार दुनिया ने उन्हें अनुकरणीय पाया। दरअसल हिंसा में लहूलुहान अफ़गानिस्तान को लेकर दुविधाग्रस्त दुनिया को महात्मा गांधी रास्ता दिखा सकते हैं, जिन्होंने चोरी चोरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया था कि आज़ादी के आंदोलन में हिंसा का रास्ता उन्हें मंजूर नहीं था, जबकि उस समय के कई बड़े नेताओं का मानना था कि आंदोलन परवान पर है और इसे अंजाम तक जारी रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान से अमेरिका को आखिरकार इसलिए भागना पड़ा क्योंकि उसकी लड़ाई वहाँ मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की थी ही नहीं। अल-कायदा को तहस नहस करने के बाद तालिबान से समझौता करके उसने अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी जैसे कुतर्कों का सहारा लेकर अमेरिका ने दुश्मनों से हाथ मिलाकर यह साबित किया कि जिन मानवीय मूल्यों और आदर्शों की पहरेदारी के नाम पर वह दुनिया में ध्वंस जमाता रहा है, दरअसल उसके लिए उनका कोई खास मतलब नहीं है। ऐसी सोच ही उसकी हार का कारण है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह कहना बिल्कुल सही है कि अमेरिका को शून्य हासिल हुआ। दरअसल जिस चश्मे से अमेरिका व यूरोप के देश अफ़गानिस्तान को देखते रहे हैं वह गड़बड़ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगाह किया था कि आतंकवाद चाहे दुनिया में कहीं भी हो उसके साथ एक जैसा सलूक करना होगा। अब तालिबान को लेकर दुनिया ऊहापोह में है। पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे कई देशों को उसके साथ संबंध रखने में फ़िलहाल कोई समस्या नहीं दिखती। अगर तालिबानी उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करते, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में बंदूकों की जुबान एक ही है। आज नहीं तो कल वह मानवता के खिलाफ ही चलेगी। यदि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी देश साफ कर दें कि जब तक अफ़गानिस्तान में डर का शासन रहेगा तालिबान से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कोई सकारात्मक बदलाव आए। आज नहीं तो कल गांधी की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी इस उम्मीद को बचाए रखने में ही दुनिया की भलाई है। पाई पेराचेंज। रूसी कानून के तहत जब भी मैं सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ, चाहे वह इंस्टाग्राम पर बिल्ली का चित्र हो, किसी मित्र को शुभकामनाएं देनी हो या फिर लेख लिखना, मुझे यही लिखना होता है। यह संदेश विदेशी एजेंट की भूमिका निभाते हुए विदेशी मास मीडिया द्वारा तैयार किया गया था। मेरे पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। यदि मैं ऐसी घोषणा करने में
विफल रहता हूं या फिर रूसी विदेशी एजेंट कानून के तहत आने वाले अन्य कई संभावित उल्लंघनों में एक का भी उल्लंघन करता हूं तो मेरे जेल जाने का खतरा है। यह रूसी सरकार द्वारा पत्रकारों को सलाखों के पीछे डालने के कई तरीकों में से एक है। 3 वर्ष पहले मैंने प्रोएक्ट नामक खोजी रिपोर्टिंग साइट बनाई थी। पिछले कुछ महीनों से अधिकारियों ने मुझे और मेरे सहयोगियों के साथ दुश्मन नंबर की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने हमारे ऊपर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया, फिर हमारे अपार्टमेंट पर छापा मारा और हमें पूछताछ के लिए ले गए। अंत में उन्होंने प्रोएक्ट को अवांछनीय संगठन के रूप में चिन्हित किया और मुझ सहित मेरे कर्मचारियों को विदेशी एजेंट्स करार दिया। कोई भी पत्रकार विशेषज्ञ जो हमसे बात करता है उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन के शासनकाल के 21 वर्ष रूसी पत्रकारों के लिए कठिन रहे हैं। इसके पहले हालात इतनी तेज़ी से कभी नहीं खराब हुए। इस वर्ष के 8 महीनों में 6 स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स विदेशी एजेंट्स के रूप में चिन्हित किए गए। यह स्थिति उनके अस्तित्व को खतरे में डालने वाली है क्योंकि विज्ञापनदाता उनसे दूरी बना लेते हैं। रूस की सबसे बड़ी स्वतंत्र समाचार साइट मेडूजा को व्यवसाय से बाहर करने के लिए अधिकारियों ने कानून का इस्तेमाल किया। हालांकि इससे जुड़े पत्रकारों ने अभियान चलाकर जनता से धन जुटाया ताकि यह साइट चलती रहे। इस वर्ष 4 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। प्रोएक्ट समेत 14 समूहों को अवांछनीय घोषित किया गया। पत्रकारों के घरों और संपादकीय कार्यालयों में 10 से अधिक छापे डाले गए। कई पत्रकारों को सुरक्षा कारणों से रूस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सब से यही लगता है कि जिसने भी पुतिन के शासन को चुनौती दी उसे दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। अब पहले से कहीं ज़्यादा हम रूसी पत्रकार को दुनिया भर के अपने सहयोगियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सरकारों से समर्थन की ज़रूरत है ताकि ईमानदार और निष्पक्ष जानकारी नागरिकों तक पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि वह भी समाज को चुप कराने के रूसी सरकार के प्रयासों में शामिल है। पाई पैराचेंज। राजस्थान के लगभग 4 लाख सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पहले दवा के काउंटर और इसके बाद बाजार से खरीदी गई दवाओं के पुनर्भुगतान के लिए चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इससे न सिर्फ सरकारी तंत्र की विफलता उजागर हुई है बल्कि यह उस प्रदेश की साख पर भी धब्बा है जिसके निःशुल्क दवा वितरण नवाचार को देश भर में सराहा गया है। सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता की वजह से एक तरफ वृद्ध पेंशनर परेशान हो रहे हैं और दूसरी ओर सरकार पर भी दोहरी मार पड़ रही है। राज्य में 3,70,000 मेडिकल डायरी धारक पेंशनर हैं। ये वे पेंशनर हैं जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान मेडिकल डायरी की सुविधा लेने के लिए हर महीने निश्चित राशि अपने वेतन में से कटवाई है। सरकार ने ऐसे पेंशनर को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए सभी अस्पतालों और
सहकारी बाजारों में दवा के काउंटर लगवा रखे हैं। चिकित्सक मेडिकल डायरी में दवा लिखता है, पेंशनर दवा लेने के लिए लंबी कतारों में लगता है और जब 1.5-2 घंटे इंतज़ार के बाद बारी आती है तो पता चलता है कि चिकित्सक की लिखी 80% दवाएं तो सहकारी काउंटर पर उपलब्ध ही नहीं हैं। स्टॉप।